Hi guys, this is Taruni Verma from VN Coaching Classes. सो गाइस, जैसे कि हमें मालूम है कि हमारा चैप्टर नंबर 6 चल रहा है और आज उसका लास्ट पार्ट यानी कि थर्ड पार्ट है, जिसमें हम ये देख रहे हैं कि दिल्ली की पहले क्या सिचुएशन थी, फिर क्या सिचुएशन हुई और बाद में फिर दिल्ली कैसे उभरा हमारी राजधानी के रूप में। विभाजन के समय जीवन, विभाजन के समय क्या क्या हुआ था, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई थी, क्योंकि विभाजन के साथ साथ ही बहुत सारे मुसलमानों को पाकिस्तान जाना था और बहुत सारे हिंदुओं को हिंदुस्तान आना था। तो 1947 जब विभाजन हुआ तो भारत की दोनों तरफ की आबादी बड़ी तादाद में विस्थापित हुई। मतलब जो कुछ लोग थे वो पाकिस्तान गए, कुछ क्या मतलब बहुत सारे लोग पाकिस्तान गए हिंदुस्तान से, और पाकिस्तान के बहुत सारे लोग आए हिंदुस्तान में। इसी सीन का एक मतलब बहुत हम अगर अच्छे से समझना चाहें तो गदर मूवी में हम देख सकते हैं कि गदर मूवी में स्टार्टिंग में कैसे वो दिखाया जाता है कि जब विभाजन हुआ था तो उस टाइम कितनी प्रॉब्लम्स आ रही थी। इसका नतीजा ये हुआ कि दिल्ली की आबादी बढ़ गई, रोज़गार भी चेंज हो गए और शहर की संस्कृति बिल्कुल भिन्न हो गई। शहर की संस्कृति भिन्न कैसे होगी? पहले तो यहाँ पे मुसलमान लोग रहते थे, बट विभाजन के बाद जब बहुत सारे मुसलमानों को यहाँ से जाना पड़ा, बहुत सारे हिंदू आए दिल्ली में, तो संस्कृति क्या, उनकी रोज़गार सब कुछ ही चेंज हो जाना ही था। स्वतंत्रता और विभाजन के बाद ये सब साथ साथ ही हुआ था कि कुछ दिनों बाद ही भीषण दंगे शुरू हो गए। मैंने बताया था आपको, अभी गदर मूवी का एग्जाम्पल है। और दिल्ली में हज़ारों लोग मारे गए, घर बार लूटे जलाए, मुसलमानों की जगह हिंदू आ गए, काफ़ी सारे मुसलमानों को ज़बरदस्ती वहाँ से निकाला गया। इस तरह से लगभग 44,000 मकान खाली हो गए। बहुत ज़्यादा बुरी वाली कंडीशन हो चुकी थी विभाजन के टाइम। इवन ये कंडीशन आई कि दिल्ली के लगभग 2/3 मुसलमान पलायन कर गए, मतलब दिल्ली छोड़कर चले गए। और बहुत सारे मुसलमान पाकिस्तान जाने के इंतज़ार में काम चलाओ शिविरों में भी रहने लगे। बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन थी उस टाइम। जिस टाइम ये दिल्ली को दोबारा बसाना था हिंदुओं के द्वारा, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है यहाँ पे 2/3 मुसलमान चले गए। अब जब वो लोग चले गए, उनकी जगह आबादी बढ़ गई, वो तो एक लाजमी सी बात है कि फिर हिंदूज ही आएंगे, सिख ही आएंगे, ठीक है। उस समय दिल्ली शरणार्थियों का शहर बन गई थी। दिल्ली की आबादी में लगभग 5 लाख की वृद्धि हो गई, जबकि 1951 में यहाँ की आबादी 8 लाख से तो कुछ ज़्यादा ही थी। और ज़्यादातर लोग कहाँ से आए थे? पंजाब से। पंजाब से क्यों? क्योंकि जो पंजाब बॉर्डर है वो पाकिस्तान से लगता है और बहुत सारा जो विस्थापन का रास्ता था वो पंजाब के थ्रू ही हुआ। तो वे शिविरों, स्कूलों, फौजी बैराकों, बाग बगीचों में आकर रहने लगे। तो उनमें से कुछ को तो खाली पड़े मकानों में भी कब्जे का मौका मिल गया, ठीक है। और बहुत सारे लोग बस्तियों में रहने लगे। और दिल्ली के जो फेमस है लाजपत नगर और तिलक नगर, लाजपत नगर और तिलक नगर जैसी बस्तियाँ इसी समय बसी थी। दिल्ली में आने वालों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए दुकानें और स्टॉल खुल गए। एक नया शहर बसना था, वो भी कोई छोटा मोटा नहीं, दिल्ली जैसा बड़ा शहर। और लोग वहाँ पे रहने वाले नहीं थे, वहाँ के नहीं रहने वाले थे, उन्हें अब रहना था, बहुत सारे सेटलमेंट्स करने थे। तो यहाँ पे एक तरह से अपॉर्चुनिटी भी आती है कि भाई दुकान और स्टॉल खोल लो और इससे आगे आमदनी भी होगी। जो लोग यहाँ से गए उनकी जगह आए दूसरे शरणार्थी। पहले तो मुसलमान थे, अब आ गए हिंदू। तो डिफरेंसेस क्या थे कि जो यहाँ से मुसलमान गए ना, वो तो छोटे मोटे व्यापारी, मजदूर और कारीगर थे। पर जो दिल्ली आए हुए लोग थे वो ग्रामीण थे, भूस्वामी थे, ठीक है, वकील, शिक्षक, व्यापारी और छोटे दुकानदार थे। विभाजन ने तो उनकी खैर लाइफ चेंज ही कर दी, क्योंकि वो लोग पाकिस्तान में रह नहीं सकते थे। अगर रहते तो पता नहीं किस कंडीशन में होते या फिर ना भी होते। तो फेरी वालों, पटरी वाले, बढ़ाई, लोहारों के तौर पर उन्हें नए रोज़गार अपनाए
और क्या करते, क्योंकि वकालत की, शिक्षक की, व्यापारियों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा यहाँ पे ये फेरी वालों की, पटरी वालों की ही होती, और ये काम थोड़ा आसान भी था करना। पंजाब से आए विशाल टोलियों ने तो दिल्ली का सामाजिक परिवेश पूरी तरह ही चेंज कर दिया। भोजन, पहनावा और कला के हर क्षेत्र में मुख्य रूप से उर्दू पर आधारित शहरी संस्कृति नई रुचि और संवेदनशीलता के नीचे दब गई। मतलब कि पहले मुसलमान लोग रहते थे, वो लोग उर्दू का यूज़ करते थे, और फिर जो पंजाब से लोग आए थे वो लोग अलग संस्कृति, अलग भाषा, अलग चीज़ें लेकर आए थे। ठीक है। पुराने शहर के भीतर, इस बीच पुराने शहर यानी कि शाहजहानाबाद का क्या हुआ? अतीत में मुगलों के ज़माने की प्रसिद्ध नहरों से घरों में न केवल पीने का ताज़ा पानी आता था, बट जो दूसरी घरेलू ज़रूरतें थी उनके लिए भी सब कुछ मिल जाता था। टाइम स्पेंड हुआ। 19वीं सदी में जलापूर्ति पे भाई ध्यान नहीं दिया गया। ठीक है, अब जो बेसिक चीज़ है पानी, आप उस पर ध्यान नहीं दोगे तो आपको मिलेगा कहाँ से? आपकी जो रोज़ की समस्या है, जो रोज़ की दिक्कतें हैं, या फिर जो रोज़ की नीड है, वो कैसे पूरी हो गई? बस लोगों ने क्या किया, आबादी बढ़ती चली गई, लोगों ने ध्यान दिया नहीं, और घरेलू कचरे की निकासी करने वाली धाराएं भी क्षतिग्रस्त हो गई। मतलब जो घरों से कचरा निकलने वाला होता था उसको भी, मतलब जैसे घरों के सामने नालियाँ होती है ना, उस टाइप का। टूटी फूटी नहरें इस तेज़ी से बढ़ती आबादी की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकती थी। टूटी फूटी मतलब किसी में पानी आ रहा है, किसी में कम आ रहा है, किसी में कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, ऐसे बोल सकते हैं हम टूटी फूटी नहरें। ठीक है। और 19वीं सदी के आखिरी में शाहजहानी नालियों को तो कर दिया बंद, और कर दी स्टार्ट खुली नालियों की व्यवस्था, जो कि यूपी साइड में तो बहुत ज़्यादा मिलती है, बट जो गुजरात का भुज वाला एरिया है वहाँ पे नालियाँ खुली नहीं होती, वहाँ ढकी रहती है। बट धीरे धीरे ये व्यवस्था भी गड़बड़ाने लगी। क्यों? नाली आगे जाके अटक जाती थी, नालों में आ जाती थी बदबू, और उससे फिर बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी अमीर लोगों को। और जो दिल्ली की म्यूनिसिपैलिटी थी, कमेटी, वो इस पर एक पैसे भी खर्च करने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि इन लोगों को क्या फ़र्क पड़ने वाला था कि निकासी कैसी हो रही है, कहीं से बदबू आ रही है या नहीं आ रही है, क्योंकि उस टाइम तो साइड इफ़ेक्ट्स इतने शो हो नहीं रहे थे ना। साइड इफ़ेक्ट्स मतलब जैसे मच्छर हो गए, मच्छरों से बीमारियाँ बढ़ गई, इस टाइप की, है ना। बट नई दिल्ली में क्या हो रहा था कि उसी इलाके में जो निकासी व्यवस्था थी, मतलब जो गंदगी या बाहर निकालने की व्यवस्था थी, उसमें लाखों रुपयों का खर्च किया जा रहा था। हवेलियों का पतन हो गया। 17वीं और 18वीं शताब्दी में मुगल कुलीन वर्ग, मुगल लोग, ठीक है, भव्य हवेलियों में रहते थे। इवन अगर 19वीं सदी के मध्य का नक्शा हम देखें ना, तो कम से कम 100 हवेलियाँ दिखाई देगी। ये 4 दीवारी से घिरे दालान और झरनों वाली भव्य इमारतें थी। और इस पैराग्राफ में थोड़ा सा हवेली को इलैबोरेट करके बताया गया है, क्योंकि हवेली में बहुत सारे परिवार रहते थे। खूबसूरत फाटक से अंदर जाने का रास्ता था। हवेली के अंदर एक खुले अहाते में, मतलब एक जो खुला सा ग्राउंड होता है ना, जो आज भी कुछ घरों में पाया जाता है, ये है कि वो थोड़ा छोटा होता है, और जो हवेली में वो बड़ा होता था। इसके चारों तरफ मेहमानों और कारीगरों के लिए सार्वजनिक कमरे बने होते थे, ठीक है, और जिनका यूज़ सिर्फ पुरुष ही करते थे, क्योंकि बाहर भाई लोग आ रहे हैं, लोग पता नहीं कौन कैसा हो इस टाइम, मतलब अभी ये सोचते हैं, तो ऐसे ही पहले था। तो जो बाहर वाले कमरे होते थे वो पुरुषों के लिए, और जो अंदर वाले कमरे हैं वो लेडीज़ के लिए होते थे। और जो अंदर वाले कमरे होते थे ना, उसमें फर्नीचर बहुत कम होता था, और जो रूम्स होते थे हवेली के कमरों का कई कामों के लिए यूज़ किया जाता था। और 19वीं सदी के मध्य तक भी कमर अल दीन खान इस नाम के बंदे की हवेली में कई इमारतें थीं।
जिसमें गाड़ीवान, तंबू लगाने वाले, मशालची, खातेदार, क्लर्क, घरेलू नौकर आदि के रहने का अच्छे से अरेंजमेंट था। बट बहुत सारे मुग़ल अमीर ब्रिटिश शासन के समय इन विशालकाय इमारतों को संभालने की हालत में नहीं थे। जब इनकम ही इतनी अच्छी नहीं, वो माहौल नहीं, तो वो लोग कैसे संभाल पाते, और ऊपर से राज भी किसका, ब्रिटिशर्स का। इस वजह से काफ़ी मुग़ल लोग वो इमारतें नहीं संभाल पाए और फलस्वरूप हवेलियाँ बंटने लगी, उनके हिस्सों को बेचा जाने लगा। ठीक है, हवेलियों के जो हिस्से सड़क पर खुलते थे ना, वहाँ दुकानें या गोडाउन बनाए गए, क्योंकि गोडाउन क्या होगा, ज़्यादा बड़ा एरिया होगा और वहाँ पे सामान स्टोर करने के लिए आपको ज़्यादा जगह मिल जाएगी। कुछ हवेलियाँ उभरते व्यवसायी वर्ग के नियंत्रण में चली गई और कुछ यूज़ न होने के कारण बेकार हो गई। बल्कि औपनिवेशिक बंगले इन हवेलियों से बिल्कुल ही डिफरेंट थे, और ये बंगले एकल परिवार, मतलब एक बंगले में एक परिवार रह गए, वरना हवेली में तो कई सारे लोग रहते थे। ठीक है, एक बंगले एकल परिवारों के लिए बनाए गए थे। उसमें एक मंजिल की ढलवा छत वाली इमारतें होती थी। ढलवा मतलब थोड़ी सी जो उसमें ढलान होती थी। ये बंगले आमतौर पर 1 या 2 एकड़ के खुले स्थान पर बने होते थे और इसमें रहने, खाने, सोने के सब अलग कमरे थे। अलग हिस्से में बड़ा बरामदा, मतलब थोड़ा सा ना रूम्स के बारे में बताया गया है कि बंगले कैसे होते थे औपनिवेशिक काल के, और हवेलियाँ। ठीक है, ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस ये है कि एक बार आप इसको पढ़ लीजिएगा, और जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं उनकी कला और संस्कृति वाला वो है ना, आपका जो जीएस पेपर 1 है उसमें कला संस्कृति, और जिसमें पुराने या फिर जो नई कलाओं के बारे में बताया गया है, उसमें एक बार के लिए ये हेल्प कर सकता है आपका। बल्कि जो 8th क्लास के बच्चे हैं भाई, उन्हें तो सारे ही पढ़ना है, क्योंकि उनके तो क्वेश्चंस बनेंगे, एग्ज़ाम उन्हें देने पड़ेंगे। कई बंगलों में 3 तरफ बरामदा बनाया जाता था। रसोई घर, अस्तबल, नौकरों के क्वार्टर मुख्य मकान से अलग होते थे, और घर की देखभाल के लिए दर्जनों नौकर। अरे आज के टाइम में अगर आपको देखना है बंगला, तो आप आईएएस की कोठी देख लो। ये बोलते ना कि इस डीएम कोठी है इस टाइप से, या फिर जो जेम रेसिडेंस है वो देख लीजिए, इस टाइप से वो एक एग्जाम्पल मिल जाएगा। बट हर जगह का भी एग्जाम्पल नहीं हो सकता। ठीक है, कुछ ही तो परिवार की औरतें अक्सर दर्जिया या अन्य कारीगरों पर नज़र रखने के लिए बरामदे में बैठती थी। जैसे आजकल की, अरे आज भी अगर मान लो घर में कोई काम चल रहा है, पापा लोगों को तो काम पे जाना पड़ता है, मम्मी लोगों का काम क्या होता है, अपने घर का काम भी करना और नौकरों पे या फिर कारीगरों पे नज़र भी रखना। नगर पालिका योजना बनाती है कैसे? जब 1931 की जनगणना की गई, फर्स्ट टाइम जब जनगणना की गई, तो उससे पता लगता है कि पुराने शहर के इलाके में भयानक भीड़ है। यहाँ प्रति एकड़ 90 लोग रहते थे, जबकि नई दिल्ली में प्रति एकड़ केवल 3 लोग। देखिए कितना ज़्यादा बड़ा डिफरेंस, पूरा 30 गुना ज़्यादा। वो भी ज़्यादा दूर का एरिया नहीं, सिर्फ नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली के बीच का एरिया, नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली का एरिया। और ये देखिए बंगला, नई दिल्ली का एक औपनिवेशिक बंगला। ठीक है, बंगले का एग्जाम्पल, पुराने शहर के हालात बिगड़ तो रहे थे, बट उसके बिगड़ते हालात के बावजूद उसका फैलना जारी रहा। पुराने शहर के निवासियों के लिए रॉबर्ट क्लार्क ने 1888 में लाहौर गेट सुधार योजना के नाम से एक विस्तार योजना तैयार की। दरअसल इसके पीछे की थॉट ये थी कि पुराने शहर के जो निवासी थे उनको एक नई तरह के चौराहा बाज़ार, जैसे मार्केट डेवलप हो, वहाँ पे दुकानों की कल्पना की गई चारों तरफ चौराहे पे, और इसके पुनर्विकास में सड़कों के लिए जाल वाली संरचना तय की गई। मतलब सड़कें कैसे कैसे बनानी है वो भी सेट की गई थी। सभी सड़कों की चौड़ाई, आकार, स्वरूप एक जैसा होना था, और मोहल्लों में के निर्माण के लिए ज़मीन को एक जैसे टुकड़ों में बांट दिया गया।
इस नए स्थान को क्लार्कगंज नेम दिया गया और ये कभी पूरा ही नहीं हो पाया क्योंकि यहाँ की व्यवस्था 1912 में भी इन नए स्थानों पर जलापूर्ति और निकासी की व्यवस्था बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी। और एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है कि दिल्ली सुधार ट्रस्ट का गठन कब किया गया? 1936 में। इस योजना के तहत संपन्न लोगों के लिए दरियागंज दक्षिण जैसे इलाके बनाए गए और यहाँ पार्कों के इर्द गिर्द रिहायशी मकान बने और मकानों के भीतर निजता मतलब प्राइवेसी की नई सोच के हिसाब से जगह बटी हुई थी। अब ये है कि एक ही जगह पर काफ़ी सारी फैमिलीज़ ना होके एक मकान में एक ही फैमिली के लिए अलग अलग जगह होने लगी थी। ठीक है, क्योंकि ऐसा होता था कि इसमें तो हम सिर्फ हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं, बट कई सारी फैमिलीज़ एक साथ होती थी तो प्राइवेसी में बहुत दिक्कत आती थी। कुछ लोगों की आदत होती है दूसरे इंसानों की प्राइवेट लाइफ में घुसना, फिर इससे थोड़ा झगड़े वगड़े का भी चांसेस ज़्यादा होते थे। तो इस वजह से कुछ चेंजेस आए और उस चेंजेस में हुआ क्या, एक मकान एक परिवार, वो भी अलग अलग रूम अलग अलग लोगों के लिए। एंड गाइस इट्स टाइम टू पड़ोसियों की आँच झाँकना, जो कि हमारे इंडिया वालों का बहुत ही फेवरेट काम है, कई बार बता भी चुके हैं। तो चलते हैं आज दक्षिण अफ्रीका में हर्बर्ट बेकर। 1890 के दशक की शुरुआत में हर्बर्ट बेकर नाम का एक युवा अंग्रेज वास्तुकार काम की तलाश में साउथ अफ्रीका पहुंच गया। यहीं बेकर मिला गवर्नर सेसिल रोड्स से, जो कि केप टाउन का गवर्नर था और जिसने बेकर के भीतर ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति प्यार और रोमन व यूनानी वास्तुशिल्प के प्रति प्रशंसा का भाव, मतलब थोड़ा सा उसकी तरफ अट्रैक्ट करवा दिया। इतनी तारीफ़ें की, इतनी क्वालिटीज़ बताई कि जो बेकर है वो इम्प्रेस हो गया। और इमेज नंबर 17 ये रही, में दक्षिण अफ्रीका स्थित प्रिटोरियो शहर की यूनियन बिल्डिंग दिखाई दे रही है। इसकी रूपरेखा बेकर ने तैयार की थी। इसमें प्राचीन प्रतिष्ठित वास्तुशिल्प के तत्वों का इस्तेमाल किया गया था और जिनका बेकर ने नई दिल्ली स्थित सचिवालय भवन की योजना में इस्तेमाल किया। इम्पॉर्टेंट, यहाँ से बहुत ही इम्पोर्टेंट ये वाला पॉइंट हमें मिलता है कि प्रिटोरियो शहर दक्षिण अफ्रीका की वास्तुशिल्प तत्वों का इस्तेमाल कहाँ किया गया? दिल्ली स्थित सचिवालय भवन की योजना बनाने में, मतलब सचिवालय भवन में। यूनियन बिल्डिंग भी नई दिल्ली स्थित सचिवालय भवन की तरह एक पहाड़ी पे स्थित थे और हम यहाँ पे ध्यान दिया जाता है कि जो संस्था में बैठे लोग हैं वो नीचे से ऊपर देखने की बजाय ऊपर से नीचे की तरफ देखना पसंद करते हैं। मतलब अब जो इंसान नीचे बैठा होगा वो भले ही ऊपर देखे, बट जो इंसान ऊपर टॉप पोजीशन पे बैठा होगा उसे बाकी लोगों को देखने के नीचे ही देखना पड़ेगा। तो यूनियन बिल्डिंग और सचिवालय भवन दोनों को शाही दफ्तरों के लिए बनाया गया था। एंड गाइस इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 6 भी कंप्लीट होता है और आई होप आपने अब तक इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर दिया होगा। नहीं किया है तो जल्दी जल्दी कर दीजिए ना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।